हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इसे वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलाउएबल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 of annual value, 1/4 of annual value, 30% of annual value, 1/4 of rent received। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं ना, तो वहाँ पर ये पूछ रहा है तो यहाँ पर जो ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में जो कटौती की जाती है तो वो कितनी होती है, वो 30% की जाती है। किसका? एनुअल वैल्यू का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश ने मई 2020 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। गत वर्ष 2021-22 में ऋण पर 2,10,000 रुपये ब्याज देकर मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। सुरेश परचेस्ड अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस आफ्टर टेकिंग अ लोन इन May 2020. During the previous year 2021-2022, he paid interest on loan 2,10,000. In computing income from house property, the deduction is allowable to the extent of। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऋण उसने लिया था उस पर 2,10,000 का उसने ब्याज दिया है। तो जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो कहाँ तक उसको कटौती देंगे, कितनी उसको डिडक्शन मिलेगी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हम निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम म्युनिसिपल टैक्स या फिर अनरियलाइज रेंट होता है उसको लेस करते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है, हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकल आती है। उसके बाद हम डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 24 की। फिर 30% एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट में आता है इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर हो जाता है और इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव पीरियड होता है। तो जिसमें आपकी एक 30,000 की डिडक्शन मिलती है, एक 2 लाख की मिलती है। तो जो 30,000 की मिलती है वो किसके लिए मिलती है कि मकान संपत्ति को खरीदने के लिए, बनवाने में या उसको पुनर्निर्माण, उसकी मेंटेनेंस है, मरम्मत है, इन सब के लिए मिलती है। और जो 2 लाख की मिलती है वो किसके लिए मिलती है, वो हो जाता है मकान संपत्ति खरीदने में या फिर मकान संपत्ति को बनवाने में। तो यहाँ पर क्या है कि उसने जो है ऋण लेकर के स्वयं के रहने का मकान खरीदा है, लिया है। तो कितनी मिलेगी? 2 लाख की मिलेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रेयर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन in 2 installments for 2 years, in 3 installments for 3 years, in 4 installments for 4 years, in 5 installments for 5 years। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों तक जो ब्याज की कटौती होती है, दी जाती है, तो कितने वर्षों तक उसकी जो किस्तें होती हैं उसकी कटौती दी जाती है। तो वो हो जाती है 5 वर्षों तक। जो इंटरेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड का हम लोग जो है निकालते हैं तो वहाँ पर 1/5 किया जाता है। आपको याद होगा जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 1/5 किया जाता है, यानी कि 5 वर्षों में 5 किस्तों में जो होती है वो कटौती दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही होते हैं। आपको जब तक वो नहीं याद होंगे आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इनकम टैक्स लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही है कि उसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर रूल्स लर्न नहीं है आप लोगों को, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले अच्छे से इसके रूल्स को लर्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वयं के रहने के मकान की नवीनीकरण हेतु गत वर्ष 2021-22 में लिए गए ऋण पर 1,20,000 रुपये ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। Interest paid rupees 1,20,000 on loan taken in the previous year 2021 to 22 for the renovation of self-occupied house. In computing income from house property, the deduction is allowable to the extent of। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने क्या किया था कि मकान का नवीनीकरण करने के लिए, रिनोवेशन के लिए उसने एक ऋण लिया था जिस पर उसने 1,20,000 का इंटरेस्ट दिया है। अब कह रहा है कि मकान संपत्ति से जब हम आय की गणना करेंगे, कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वहाँ पर कितनी डिडक्शन हम देंगे। तो अभी हमने पहले ही पढ़ लिया था इसको कि अगर ख़रीदने के लिए हो रहा है या फिर बनवाने के लिए है तो वहाँ पर हम देते हैं 2 लाख की। इसके अलावा किसकी कितनी दी जाएगी? नवीनीकरण के लिए है, रिनोवेशन के लिए है, रिनोवेशन के लिए तो वो हो जाएगी 30,000 की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा 23
कि उपधारा 2 की उपधारा बी में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। द एनुअल वैल्यू ऑफ द वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रिफर्ड टू इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी शैल बी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, नील। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि जो मकान है वो खाली रहा है वर्ष भर, तो उसका कोई भी वार्षिक मूल्य नहीं होगा। अगर कुछ मंथ के लिए भी वो मकान जो किराए पर उठा होता या वो स्वयं रहा होता तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता, उसका हम GAV निकालते। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो मकान वर्ष भर खाली रहा है, इसलिए जो होगा वो उसका आंसर शून्य होगा, नील होगा। अगर वो कुछ महीने के लिए उठाया गया है वर्ष में और कुछ महीने के लिए वो खाली रहा है तो वहाँ पर हम उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अगर पूरे वर्ष भर खाली रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं की जाएगी, सीधे सीधे जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस द हाउस मीन्स डेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन, अबव ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस। कह रहा है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की तो वहाँ पर जो इनकम हम मकान से कैलकुलेट करते हैं जिसको जो है शामिल करते हैं टोटल इनकम में, तो उसमें कौन से किस तरह के घर को शामिल किया गया है कि जो रहने का मकान है या जो कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन है या फिर गोदाम या फिर मकान में ये सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर मकान में ये तीनों चीज़ों को ही शामिल किया जाएगा। वो कैलकुलेशन अलग अलग तरह से की जाएगी कि रहने का मकान है तो शून्य हो जाएगा, कार्यालय के प्रयोग के लिए है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन रहती है, और गोदाउन के लिए है तो फिर उसके लिए हो गया कि उसने जो है रेंट पर दे दिया है तो उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो तीनों को ही शामिल किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में भले ही कोई चीज़ एग्जाम्प्ट हो रही है, कोई चीज़ टैक्स फ्री है या फिर वो नील आ रही है, लेकिन उसको हम दिखाते हैं पूरा कंप्लीट। इसलिए तो जो भी चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आगे आप डिटेल में भी लगाते हैं कि चीज़ें आपको सब दिखानी है, भले ही वो आपकी ज़ीरो हो, नील हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है। द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट इज ₹1,50,000, ₹1,00,000, ₹30,000, नो लिमिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो किराए पर कोई मकान है जो कि किराए पर रेंट पर हमने दिया हुआ था, उसके निर्माण के लिए अगर कोई हम लोन ले रहे हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट देंगे तो उसकी अधिकतम सीमा कटौती की क्या होगी। तो यहाँ पर अगर जो ऋण है, लोन लिया गया है, वो कोई जो किराए पर मकान था उसके निर्माण के लिए लिया गया था तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। जो भी उस पर ब्याज दिया जाएगा उसकी कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है, नो लिमिट। जब वो स्वयं रहने के लिए मकान उसका है, उसमें कोई भी रिनोवेशन करा रहा है या कुछ नया निर्माण करा रहा है, उसके लिए ले रहा है लोन, तो वहाँ पर कटौती दी जाती है, उसकी सीमा है। लेकिन अगर उसने जो है अपना किराए पर उठाने के लिए तो वो तो उसका जो है पैसा एक तरह से उसका बिजनेस ही हो गया कि वो यही काम करना चाह रहा है, उससे से इनकम हो रही है, उस पर वो टैक्स देगा, तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज नेट प्रॉफिट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, नील। तो अगर उसने अपने व्यापार के लिए उपयोग में किए लाया है उस भवन को तो यहाँ पर कर तो खुद ही के लिए रहा है, तो इसलिए जो इस तरह का मकान से आय होगी वो शून्य होती है, नील होती है। क्योंकि जब वो किसी दूसरे को उठाएगा तभी उसको इनकम होगी, उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उसने खुद ही के सेल्फ के यूज़ में लिया है तो उसे कोई इनकम उससे नहीं होगी, इसलिए नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स ने स्वयं के रहने के मकान का 2013 में क्रय किया जिस पर उसने 9,75,000 रुपये ऋण लिया। ब्याज की कटौती होगी जबकि गत वर्ष में देय ब्याज 1,50,000 रुपये है। एक्स परचेज्ड अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंस एंड बोरोड ए लोन ऑफ ₹9,75,000 in 2013. The deduction for interest will be when interest payable in previous year is ₹1,50,000, ₹30,000, ₹1,75,000, ₹1,50,000, ₹45,000। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एक व्यक्ति था, उसने खुद रहने के लिए स्वयं रहने के लिए कोई मकान 2013 में खरीदा था। उसने जिस मकान के लिए कितने का ऋण लिया था, 9,75,000 का। तो उसे कितने ब्याज की कटौती होगी जबकि गत वर्ष में जो देय ब्याज है वो 1,50,000 रुपये का है। तो यहाँ पर जो उसने गत वर्ष में ब्याज दिया है 1,50,000 का, क्योंकि अपर लिमिट क्या है 2 लाख की है, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है 2 लाख की उससे कम ही उसने ब्याज दिया है तो पूरे उसे 1,50,000 की कटौती मिल जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है। द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, नील, जीरो, विचएवर इज लेस। तो यहाँ पर बहुत इजी ही है, आपको पता ही है, अभी इससे पहले ही ऐसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही था। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है? विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स?
फार्म हाउस, पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, बिजनेस बिल्डिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मकान होता है तो कौन सी इसमें से आय है जो मकान संपत्ति के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही तरह की जो हैं वो मकान संपत्ति के अंतर्गत कर योग्य नहीं आएंगी, इनको फार्म हाउस प्रॉपर्टी में नहीं शामिल की जाएंगी, क्योंकि वो उसका फार्म हाउस है वहाँ वो यूज़ करता है। कोई पैलेस है तो वो राजा का होगा, व्यापारिक भवन है, बिजनेस बिल्डिंग है तो उसका भी अभी आपने पहले ही क्वेश्चन देख लिया, उसका भी नील होता है। तो तीनों को ही शामिल नहीं किया जाएगा, उससे जो आय होगी वो कर योग्य नहीं होगी। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपए है। इस मकान के बराबर के सहस्वामी बी एवं सी हैं। बी की मकान संपत्ति से आय होगी। द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज रुपीज 1,20,000. बी एंड सी आर इक्वल को ओनर्स ऑफ द हाउस. बीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी 42,000, 60,000, 80,000, 1,20,000. तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है? ये कोई मकान है जिसका वार्षिक मूल्य क्या है? 1,20,000 रुपए है और इस मकान में क्या है? दो स्वामी हैं या फिर ये कह सकते हैं कि दो को ओनर्स हैं, बी और सी। तो अब कह रहा है कि मकान की संपत्ति से जो आय होगी वो कितनी होगी बी के लिए। यहाँ पर आपको बी की आय बतानी, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जो इसका फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन में आपके एनुअल वैल्यू बता ही रखी है 1,20,000 की, तो आप सीधे से उसको 1,20,000 की रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें कई स्वामी एक साथ दे रखे होते हैं कि कई को ओनर्स होंगे, वहाँ पर हम कंबाइंड पहले निकालते हैं। उसके बाद जितना भी रेशो दे रखा होगा, अगर कोई रेशो नहीं है तो इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों में या तीनों में जितने भी दे रखे हों। अगर रेशो बता रखा है कि 60:40 का है या 1/4 1/5 कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1,20,000 क्या हो जाएगी? एनुअल वैल्यू। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं बताया है, तो हम क्या करेंगे? सीधे निकालेंगे लेस 30% जो हम करते हैं 24 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% कर देंगे। 30% करेंगे तो 1,20,000 का कितना आ जाएगा? 36,000। अब इसको हम लेस कर देंगे। 1,20,000 में से 36,000 लेस होगा तो कितना आएगा? 84,000 यानी कि 84,000। अब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी निकल के आई? 84,000। अब हम कर देंगे इसको, क्योंकि दो ही इसके को ओनर है तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 42,000 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सी की पूछे या बी की पूछे, दोनों का ही आंसर सेम होगा 42,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपये है। धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी। द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज ₹40,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए शैल बी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। आपको बताना है कि कोई मकान है उसकी एनुअल वैल्यू 40,000 की दे रखी है। तो यहाँ पर जो 24 की अभी जो पहले ही मैंने बताया था कि दी जाती है, कितनी दी जाती है? 30% की दी जाती है। तो वैधानिक कटौती कितनी होगी? तो 40,000 का 30% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी है उसका फॉर्मेट क्या है, कितने परसेंट कहाँ पर लेस किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में कितना करते हैं अब, और या फिर जो है उसके जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कैसे निकाला जाता है, उसकी कितनी लिमिट है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब तक ये फॉर्मेट सही से समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गत वर्ष में बकाया किराया 1,00,000 रुपये प्राप्त हुआ, इसमें से राशि में कटौती मिलेगी। एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ₹1,00,000 फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड 0, 20,000, 30,000, 50,000। यानी कि गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में कोई पहले का जो रेंट था, जो अनरियलाइज रेंट था, नहीं वसूला गया था, वो मिल गया है 1,00,000 रुपये का। तो अब अगर जो हम निकाल रहे हैं तो कितने की कटौती उसमें से हम देंगे? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो जो कटौती दी जाएगी वो पूरे के पूरे कितने की दी जाएगी? 30,000 की दी जाएगी। 30,000 कहाँ से निकल के आएगा? जो 30% हम लेस करते हैं अंडर सेक्शन 24 में एनुअल वैल्यू का 30%। तो यहाँ पर जो 1,00,000 का बकाया किराया है, एनुअलाइज रेंट है, उसको एनुअल वैल्यू कितना ही देखा जाएगा, उसका 30% जो निकालेंगे वो कितना आएगा? 30,000 का। तो कटौती कितने की मिलेगी? 30,000 की मिलेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1,00,000 रुपये। इस राशि में से कटौती मिलेगी। अनरियलाइज रेंट सब्सिक्वेंट टू क्लेमिंग डिडक्शन रियलाइज ₹1,00,000 फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड 0, 20,000, 30,000, 40,000।
तो इससे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें गत वर्ष में जो उसे किराया 1 लाख का मिला था, तो सीधे से आपसे कह रहा था कि गत वर्ष में बकाया किराया है वो 1 लाख रुपया उसको प्राप्त हुआ है, उसमें से राशि कटौती कितनी मिलेगी आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया कि न वसूल हुए किराए की कटौती जो स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ है, यानी कि स्वीकृत कर दी गई थी उसके बाद उसको किराया मिला था, तो यहाँ पर उसमें से भी 30% लेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है उसे अमाउंट मिला तो नहीं था, जब जो चीज़ इनकम हुई ही नहीं है उस पर जो टैक्स भी नहीं दिया होगा उसने, इसलिए उस पर हम यहाँ पर उसे 30% की कटौती देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम मकान संपत्ति की गणना करते हैं तो वहाँ पर जो हम 30% निकालते हैं, आगे हम उसको जो है डिडक्शंस देते हैं, तो वो किस बेसिस पे देते हैं? तो वो हो जाती है एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, जीएवी। तो जीएवी जब हम निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है कि जो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा हो, फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है, इन सारी चीज़ों की जीएवी निकालने में। जीएवी निकाल लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटा देते हैं या अनरियलाइज्ड रेंट होगा, उसको लेस कर देने के बाद जो एनुअल वैल्यू निकल के आती है उस पर हम आगे इनकम निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी शुड बी पेड बाय द टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नगरपालिका कर होता है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, वो किसके द्वारा, समझ लिए सिंपल से पूछ रहा है, किसके द्वारा चुकाने पर कटौती मिलती है। तो यहाँ पर जो अगर गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में मकान मालिक द्वारा दिया गया जाता है तो वहाँ पर कटौती मिलती है, अन्य किसी दशा में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष 2021-22 में एक को बकाया किराए के 60,000 रुपये प्राप्त हुए। धारा 25 के अंतर्गत कर योग्य राशि होगी। ए रिसीव्ड ₹60,000 आर एरियर्स ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 to 22। The amount taxable under section 25A would be 60,000, 42,000, 40,000, 30,000। तो आपको बताना है कि जो 60,000 का उसे बकाया किराया मिला है, जो ए था उसको, तो उसमें कितनी राशि कर योग्य होगी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, इससे पहले के क्वेश्चन ने जो पूछा था तो ये पूछा था कितनी कटौती मिलेगी, यहाँ पूछ रहा है कितनी कटौती कर योग्य होगी। तो जितनी आपको देनी है, यानी कि जो 30% हम देंगे उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। तो 60,000 का 30% कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, उसको लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 42,000। तो यहाँ पर कितनी राशि कर योग होगी? 42,000 की होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से रूल्स होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।